नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल अपने कुछ भारतीय भाई बहनों के कुछ सुखद उद्गार और अनुभव को साझा करना चाहेगा और अपने सभी शेष भारतीय भाई बहनों को बताना चाहेगा कि किस कदर हमारे भारतीय भाई जो है भारतीय समाज के विभिन्न तबकों से उनकी कितनी सुकून देने वाली, शांति देने वाली, सुख देने वाली और मन को ठंडक पहुंचाने वाली उनकी भावनाएं हैं और उन्हीं सभी भावनाओं को उन सभी भावनाओं के प्रति भारतीय अवाम ताकत दल विनम्रता के साथ जो है वह नमन करता है। सबसे पहले बिहार में एक पासवान कहे जाने वाले हमारे जो भारतीय भाई का उद्गार है कि हमारे नेताओं ने हमको दलित इत्यादि कह करके हमको समाज से अलग कर दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था। कम से कम ये भारतीय अवाम ताकत दल हमको साथ में लाना चाहता है और जो बाबा साहब का आदेश था, उनका निर्देश था कि समता और बराबरी के आधार पर जो है एक जाति भिन्न समाज बनाया जाए, तो कम से कम ये भारतीय अवाम ताकत दल बराबरी और समता का मतलब कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, सभी लोग भारतीय हैं, इसी भावना से जो है ये सभी को इज्जत बख्शना चाहता है और हमको भी उनको इज्जत बख्शना चाहता है। ये बात हमको काफ़ी दिल को छू लेने वाली है और मैं तहे दिल से इस भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास में मैं शामिल होता हूं और अपने जितने भी उनके परिचय के भारतीय भाई बहन हैं उनमें ये प्रसारित करता हूं। वाकई में वो जो हमारे भारतीय भाई हैं जिनको लोग पासवान के नाम से पुकारते हैं, हालांकि भारतीय अवाम ताकत दल इन सब बातों का संबोधन के मामले में इन सब बातों का परहेज करता है। हमारे वो भारतीय भाई में हैं लेकिन अभी थोड़ा सा सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है, ये चिंता भी है और इसलिए अभी कुछ समय के लिए ही जो संबोधन जिस संबोधन का भारतीय अवाम ताकत दल ने निर्माण किया है, ईजाद किया है कि हमारे उपेक्षित भारतीय भाई क्योंकि उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई अभी उपेक्षा हो रही है तो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, लेकिन है
लेकिन असलियत क्या है कि हमारे भारतीय भाई बहन हैं सबके बराबर। ये अपने आप में महसूस करें तो बहुत बड़ी बात है। तो दिल जो है काफ़ी यानी मन में बहुत ठंडक होती है जब हमारे पासवान कहे जाने वाले भारतीय भाई बिहार से ऐसी बात करते हैं। हमारा उन जो पासवान कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन से बस यही विनम्र अनुरोध है कि यही एकता की भावना, यही आपसी एकता की भावना, आपसी भाईचारा की भावना पूरे बिहार में फैलवाइए। आपको पता है कि बिहार जातिवाद से कितना ग्रसित है, कितना जल रहा है, और उसी आग में नीतीश कुमार जैसे, तेजस्वी जैसे, तेज प्रताप जैसे लोग और बीजेपी भी और जो है ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी काकस भी और भी पार्टियां उसी आग में बराबर घी डाल रही हैं ताकि उनको वोट मिलेगा। तो हमारे बिहार के सभी भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती है कि इस तरह से एकता लाइए, आपसी भाईचारा लाइए, आपसी जो है एक विश्वास और सद्भाव लाइए कि नीतीश कुमार जैसे लोग और जेडीयू जैसे लोग और ये बीजेपी भी घनघोर जातिवादी है, और इस तरह की और भी जो ताकतें हैं आप सभी लोग जानते होंगे, ये कम्युनिस्ट वाले भी हैं घोर जातिवादी, और सबको माकूल सबक मिले। आप ताकतवर हैं, आप एक हो, ये संविधान का आदेश है और बाबा साहब का भी ये निर्देश है। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है भारत के संविधान के निर्माण में, और उसी बिहार की मिट्टी ने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी दिया है, जो कि भारत के संविधान के निर्माण में सबसे अधिक उनका योगदान। तो इन भावनाओं की कद्र करते हुए हमारे बिहार के जो भारतीय भाई बहन हैं, जातिवाद की इस तरह से होली जलाइए, संप्रदायवाद की इस तरह से होली जलाइए कि उसका नामो निशान मिट जाए, और भारतीयता के आधार पर एक होइए, एक होकर के ये बीजेपी है, जीएनपीसी मतलब जिसको भ्रम भूल से कांग्रेस का कहा जा रहा है, और जेडीयू है, और उसके बाद आरजेडी है, सबकी होली चलाइए और भारतीयता के आधार पर एक हुई है। देखिए बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, और वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी ख्वाहिशें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक से कोई एक्स सर्विसमैन अक्सर जो हमारे सेना के जवान और अधिकारी होते हैं, उन्हीं को एक्स सर्विसमैन कहते हैं। वो बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने अपने समूह में, अपने जानने वालों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको बढ़ाया, कहा कि भाई यदि देशभक्ति निभानी है, राष्ट्रभक्ति निभानी है, जो कि बराबर वो उस माहौल में करते आए हैं, तो इस भारतीय जनता के दल के विचारों को देखिए। इस तरह से वो तो वहाँ भी, और मेरी आशा भी थी, बहुत इच्छा भी थी, हमारे जो मैंने सेना के जो सेवानिवृत्त जो हमारे जवान और अधिकारी हैं, और उनमें तो बहुत तेज़ी से जैसे ये भावना फैलेगी, क्योंकि इसी भावना के अंतर्गत वो काम ही करते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है, और भारतीय जनता दल उन भारतीय भाई को तहे दिल से नमन करता है। और एक कोई पश्चिम बंगाल से हमारे भारतीय भाई कह रहे थे
कि भारतीय वाम ताकत दल सही कहता है, यदि भारत का नेतृत्व जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू के हाथों में न आकर के यदि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में होता तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होता, बांग्लादेश का नामो निशान नहीं होता। इतना जो युद्ध झेला है भारत पाकिस्तान के साथ 3-4, उसकी भी नौबत नहीं आती। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी नामो निशान नहीं होता, पीओके का भी नामो निशान नहीं होता। और जो ये गद्दारी करके ये नेहरू ने हमारी खुद की ज़मीन जो है लद्दाख की ज़मीन जो दुश्मन चीन को दिया, इसकी भी नौबत नहीं आती। बात तो यहाँ है कि बात तो यहाँ तक वो आकर्षक बनती कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुशल और अनुशासित सख्त शासन से आकर्षित होकर के और भी देश स्वतः साथ में आने को आकर्षित होते। बर्मा भी आता, मलेशिया भी आता, थाईलैंड भी आता, इंडोनेशिया भी आता और ईरान इराक तो आते ही। ये है अखंड भारत, ये अखंड भारत की तस्वीर है जो कि यदि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में ये भारत की बागडोर होती इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के जगह पर, तो तकदीर ने बहुत बड़ा खेला किया है हमारे भारत के साथ। इन गद्दारों को अपने सिर पर थोप करके जिन्होंने देश को बंटवाया, इन जीएनपीसी वालों ने एक को देश का बाप बना दिया और एक को देश का चाचा, देखिए ना। और फिर जीएनपीसी वालों ने क्या क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ, लूटपाट, सारी संस्थाओं को बंधक बनाना और जनता के किसी काम या लायक न छोड़ना और फिर बांट करके तार करके पूरे भारतीय समाज को। ऐसी बड़ी दुश्मनी मैं समझता हूँ कि कोई भी शासक न किया होगा। मुगल भी, हालांकि कोई उसमें लोकतंत्र नहीं था, कोई जो है वो जुडिशियरी मैंने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का विभाजन जैसे कोई बात नहीं थी, लेकिन इनसे बहुत बेहतर शासन वो दिए थे। लेकिन जिस तरह से लूटपाट ये जीएनपीसी कर रही ने किया है और औरों ने किया है, लोगों ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो खैर, तो वो हमारे जो भारतीय भाई थे पश्चिम बंगाल के रहने वाले, उनका कहना था कि ये भारतीय वाम ताकत दल का कहना बिल्कुल सही है। यदि हमारे भारत की बागडोर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में होती तो ये अखंड भारत का नक्शा बिल्कुल सामने होता। और आज वही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन जीएनपीसी वालों ने कितनी बड़ी साजिश करके जो है उनको पृष्ठभूमि में रखवाया। और ये बीजेपी वाले, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान से वंचित करके उनका नाम भुनाने की साजिश कर रहे हैं। इनकी 28 फीट वाली मूर्ति जो है वहाँ रखवा रहे हैं जहाँ पर मूर्ति थी जहाज पंचम की। हमारे देश के लोग जरा समझें कि जहाज पंचम क्या है और हमारे राष्ट्र महानायक,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। ये मानसिकता है बीजेपी वालों की। भारतीय जनता दल ने तो पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा है और आगे भी जब भी मौका आएगा तभी कहेगा कि जब भी अवसर आएगा भारतीय जनता दल को हमारी आवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण इसके हाथ में आएगा। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है विश्व में सबसे ऊंची वो बनवाएगा और जो सेंट्रल विस्टा में जो नया संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में भी एक भव्य मूर्ति रहेगी और उसके साथ साथ जितने भी हमारे अमर शहीद हैं, हमारे शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथ हमारे बाबा साहब का और हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्ला, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा और हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलियो के चित्र वहाँ पर सुशोभित होंगे और इन सभी गद्दारों के चित्र वहाँ से हटाए जाएंगे। तो खैर वक्त आने दीजिए और आप सभी से विनती यही है कि भारतीयता के आधार पर एक होइए, सारी दीवारों को तोड़कर एक नई शुरुआत होगी, नया सवेरा आएगा और ये सारी भारतीय समाज विखंडनकारी ताकतें जो है को शिकस्त मिलेगी। तो ये उद्गार था उनका। और कोई हिमाचल प्रदेश के हमारे भारतीय भाई थे, उनका ये कहना था कि भारतीय अवाम ताकत दल वो काम कर रहा है जो कि हमारे आज़ादी के क्रांतिकारी 1857 में जिस काम को उठाए थे उसी काम को उससे भी अधिक उस काम को पूरा करने के लिए ये भारतीय जनता दल जो है ये मैदान में उतरा और उनका कहना था कि सभी भारतीय भाई बहन बगैर किसी मन में कुछ विचार लाए भारतीयता के आधार पर 140 करोड़ लोग भारतीय भाई बहन जो है वो एक हो जाए। ये तो रहे हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों के मन की बात, मन के उद्गार, उनके मन की भावनाओं का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन। अब जरा भारतीय एकता के विरोधी कुछ तत्वों के कुतर्क या उलझुल तर्कों को जरा सुन लीजिए, उससे भी उनकी मानसिकता का एक अंदाज आपको मिल जाएगा और उसको उन सबों की मानसिकता को पढ़ने में आसानी होगी। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कि एक मोदी अंधभक्त हैं, वो ये तर्क दे रहे थे कि सिर्फ भारतीयता से क्या होगा, इसमें सनातन को भी डाला जाए। भारतीय जनता दल हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे मोदी अंधभक्तों से ये कहना चाहता है कि त्रिपाठी महोदय, यह हमारा मुल्क भारतवर्ष कोई पंथ आधारित देश नहीं है या थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। यह भारत के संविधान से संचालित होने वाला, नियंत्रित होने वाला, निर्देशित होने वाला और आदेशित होने वाला भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। कोई यह पंथ आधारित थियोक्रेटिक स्टेट नहीं, ये आप भूल जाइए। बार बार जो है जो इन सबों का जो खुराफात है, इसमें सनातन है, कभी कभी अरे इसे ये सब खुराफाती बोलते हैं
सनातन जो है वो भारत से भी ऊपर है। इसको बार बार यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ तक सनातन का प्रश्न है, ये सभी लोग जानते हैं कि यह हमारे देश का सबसे पुरातन आदर्श है, विचार है। लेकिन आज राष्ट्र भारतवर्ष के लिए उपयोगिता उसकी यही है कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष कैसे मजबूत हो, उसकी कसौटी, उसका टच स्टोन यही है कि साबित करे कि उसकी उपयोगिता जो है भारत राष्ट्र अपना कैसे मजबूत हो। और सिर्फ वही नहीं, इस्लाम पंथ का भी इम्तिहान है, उसको भी उसी कसौटी पर देखा जाएगा कि इस्लाम पंथ हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए क्या अपनी भूमिका वो निभाता है। और इसी प्रकार की कसौटी पर ईसाई पंथ को, चाहे सिख पंथ को, अन्य पंथों को भी देखा जाएगा और कसा जाएगा। ये भावना जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों में आने की आवश्यकता है। तो इसलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोगों को बस यही बताना है कि यह पंथ आधारित देश नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं, यह शुद्धतः भारत के संविधान के द्वारा नियंत्रित, संचालित, आदेशित, निर्देशित होने के कारण यह भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है। और कुछ जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के गोदी पत्रकार जैसे ये आशुतोष, अब उनके मुंह से निकलता है कि भारतीयता से क्या होगा, क्या भारतीयता रोजी देगा कि रोटी देगा। वैसे ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों पर टिप्पणी करना भारतीय अवाम ताकत दल आवश्यक नहीं मानता। और भारतीय अवाम ताकत दल फिर कह रहा है कि इनकी मानसिकता, क्योंकि ये जो गिरोह है, यानी जीएनपीसी का जो गोदी मीडिया है, उसके कई नाम है, लुटियन मीडिया या लुटियन पत्रकारों का गिरोह, उनकी मानसिकता की और उनकी घिनौनी मानसिकता को जानना जो है देश के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के लिए बहुत जरूरी है। तो उनकी बातों को जवाब देना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता को पढ़ने के लिए वो मैंने इतनी ही उसकी उपयोगिता है। तो आशुतोष महोदय, ये जो भारतीय माहौल है या भारतीयता, वो सब कुछ देगा जिसकी कि आपको कल्पना भी नहीं है, और उसी में रोजगार भी है, रोटी भी है, और रोजगार रोटी सम्मान के साथ भी है। तो वो शायद आप जैसी मानसिकता को रखने वाले पत्रकारों के दिमाग में आ सकता ही नहीं है। ये तो आपको पता है कि हमारे इस जो है वो भारतीय एकता के भाव में जो नफरत का बाजार चल रहा है इसमें, और नफरत की एजेंसी जो खोली गई है, उसमें हमारी तमाम ऊर्जा, हमारी तमाम काबिलियत इसमें बर्बाद हो रही है, जो कि एक किसी रचनात्मक कार्य के लिए, किसी रचनात्मक देश हित के कार्य के काम आ सकती थी, इसमें तबाह हो रही है। तो भारतीयता जो है वो सब कुछ देगा जो जिसमें कि रोजी रोटी और रोजगार भी है। और आशुतोष महोदय, वो कई वीडियो में ये भी बताया गया, अब आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें
कि भारतीय अवाम ताकत दल का जब भी इसको अपने आदरणीय भारतीय अवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण मिलता है उसके हाथों में, तो इसके शासन की जो शैली रहेगी, उसका जो मॉडल रहेगा, वही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो, वैसे तो उन्होंने कहा था तानाशाही की बात कहती, तो तानाशाही का जो प्रमुख हिस्सा है शक्ति, तो चूंकि लोकतंत्र है तो तानाशाही मुमकिन नहीं है, लेकिन जो उसका असली जो मार्मिक जो उसका हिस्सा है शक्ति, तो शक्ति अनुशासन और इसी विचार को पुख्ता करने के लिए, इसी शैली को पुख्ता करने के लिए हमारे जो आदरणीय सम्राट हैं औरंगजेब, उनका जो है शक्ति, अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन, इन सबको मिला करके भारतीय जनता दल एक सख्त, अनुशासित, निष्पक्ष और चुस्त दुरुस्त शासन, प्रशासन और जो है डिलीवरी सिस्टम भी अपनी आवाम को देगा। और आशुतोष महोदय ये भी जान लीजिए कि यदि अपने गरीब भारतीय भाई बहनों को, आम भारतीय भाई बहनों को उनके भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा के साथ जो है एक निष्पक्ष सेवा उनको देनी है, उनको सम्मान देना है, तो शासन व्यवस्था का सख्त और अनुशासित और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है। इतनी साधारण सी बात शायद आप जानते होंगे या इसके महत्व को समझते होंगे। तो बाकी जवाब है इसमें, यदि आप इसको समझना चाहें तो। बाकी इस पर आ जाइए। वक्फ बोर्ड के विषय में शायद ये एक अश्विनी उपाध्याय हैं, बीजेपी के शिवा सालार, ये बार बार जो है वो सुप्रीम अपना बड़ा तमगा गिनाते हैं कि हमने इतनी याचिकाएं डाली हैं, और वह बोर्ड के विषय में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। संयोग से वही न्यायमूर्ति से सामना पड़ा था जिस न्यायमूर्ति को ये मोदी सरकार ने दो बार एलिवेट होने से रोका था। तो उनकी, हम नहीं कहते कि यही बात होगी, लेकिन जो मानसिकता जो काम करती है, तो उसी में उनको जो सुनने में आया है कि सवाल कर दिया कि यदि वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा तो और अराजकता बढ़ जाएगी और जो सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा और प्राइवेट पता नहीं क्या क्या। भारतीय जनता दल को इस विषय में पढ़ना ही नहीं है। उनकी क्या व्याख्या क्या है, क्या क्वेश्चन है, क्या वो अश्विनी उपाध्याय के वकील से वो उन्होंने किया। सबसे पहले ये अश्विनी उपाध्याय महोदय को ये बताना जरूरी है, और अश्विनी उपाध्याय महोदय से पूरे हमारे देश को और हमारे समूचे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और आदरणीय भारतीय आवाम को जानकारी देना जरूरी है कि न्याय देने का सबसे पहले और सबसे अधिक उत्तरदायित्व जो है सरकार का होता है, और वो न्याय जो है वो मौके पर मिलता है। मौके का न्याय सर्वोत्तम होता है। और न्यायपालिका चूंकि कार्यपालिका फेल हो जाती है, सरकार फेल हो जाती है, तो यही बर्डन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है न्यायपालिका के ऊपर, और न्यायपालिका से अक्सर न्याय मिलता भी नहीं है। वो खुद कहती है, जो न्यायपालिका कहती है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड कहती है ना, और उसी के यहाँ 4 करोड़ मामले लंबित है, तो अपने आप उसके कहने का मतलब ये हो गया कि उसके यहाँ से इक्का दुक्का की अपवाद को छोड़ करके न्याय नहीं मिलता है, पेंडेंसी है। और जो इस तरह के तत्व हैं जो कि गवाहों को भी खरीद लेते हैं,
इतने दिनों के बाद कोई क्रिमिनल केस है, न तो गवाह मिलेगा या उसको गवाह को भी खरीद लेंगे, न्याय को भी खरीद लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ करके न्याय नहीं मिलता है। न्याय देने का काम यदि सरकार ईमानदार है, उसकी मंशा साफ है, उसके मन में कोई खोट न है और वो सख्त है, तो वो तुरंत न्याय देगी, तुरंत सेवा देगी, मौके पर देगी और वो न्याय जो है बहुत काम का होगा। और दूसरी बात, ये तमाम बातों के लिए जो कि कार्यपालिका को ही करना है, न्यायपालिका के पास कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। वो आखिर में आदेश जो है इसी कार्यपालिका को देती है। तो क्यों न कार्यपालिका खुद अपने विवेक से, अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो कल्याणकारी काम करे, और करना चाहिए। बिला वजह जो है सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को बर्डन करने की क्या आवश्यकता है? सारा दायित्व और सारी शक्तियां सरकार के पास है, संविधान ने दिया हुआ। तो वक्फ बोर्ड के विषय में मूर्खराज अश्विनी उपाध्याय, जरा आप समझ लीजिए कि यह सरकार कर सकती है। तुरंत इसको भंग करके और जो है सारा जो है वो, और जो एक वो बजट जो निकला था 23 मार्च 2014 वाला, कि दिल्ली की जो है 123 भूमि संपत्तियां इस गद्दार मनमोहन की सरकार है, और मनमोहन सिंह तो खुद ही गद्दार है, तो उसने जो है 123 भूमि संपत्तियां जो है इसको दे दिया वक्फ बोर्ड को। तो उसको भी खारिज करते हुए, और जो अधिनियम है आपका 1995 वाला, उसको संसद आपके पास, संसद मोदी जी के पास है, संसद से उसको वो खारिज कराएं। तो हर तरह से जो है वक्फ बोर्ड को ध्वस्त करके, उसको नस्बे नाबूद करके जो है सारी संपत्तियां, जिनकी संपत्तियां ये हड़पा है, उनको वापस की जाए। और मान लीजिए उसके बाद भी कुछ संपत्तियां बच जाती हैं, तो सरकार अपने पास रखे, उस पर कुछ कल्याणकारी या कुछ उससे कुछ पैसे भी यदि आ सकते हैं, यदि वो कमर्शलाइज हो सकता है, तो 2 पैसे जो आते हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं, तो गरीब बच्चों के भविष्य के निर्माण में, जो कि संसाधन के अभाव में जो है वो जिनका भविष्य, जिनका करियर जो है वो बाधित होता है, उनका भविष्य जो है वो बन नहीं पाता। तो ऐसे तमाम कल्याणकारी आवश्यकताएं हैं, वहाँ पर वो लग सकता है। तो अश्विनी उपाध्याय महोदय, इसी कायर मोदी के पास जाइए, जो कि कुछ, जिसको कुछ भी करना धरना नहीं है। वो मोदी महोदय कायर भी हैं और अराजक भी हैं। तो हो सकता है कि आप पहुँचे तो कुछ उनको कुछ सद्बुद्धि आ जाए, तो ये काम वही कर सकते हैं। ये काम उन्हीं को करना है, मोदी महोदय को। तो यदि मोदी महोदय की कायरता से आप भयभीत हैं, तब तो कोई बात नहीं है। यदि उनकी कायरता को आप कम कर सकते हैं, तो आप जाइए उनके पास। तो ये जो नाटक आप रखे हुए हैं कि जो सारे कार्य जो कि कार्यपालिका को करना है, संसद को करना है, उसके लिए हर बार सुप्रीम कोर्ट को बिला वजह जो है बर्डन मत करिए। सारे इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ये जो कार बैठे हुए हैं मोदी महोदय और अराजक एनआरकी, वो एनआरकी ये प्राइम मिनिस्टर है, और एनार्किस्ट प्राइम मिनिस्टर इसलिए भारतीय जनता पार्टी दल कर रहा है कि इनके शासनकाल में कोई मुख्यमंत्री विदेश जाता है, वहाँ वो शराब वो पी लेता है, और उसके बाद जो है
वहाँ की सरकार जो है उनको उसको उतार भी देती है, तब भी मोदी महोदय उस सरकार को बर्खास्त नहीं करते हैं। तमाम जो है गालियाँ सुनते रहते हैं इस ममता बनर्जी से। गाली तो खैर छोड़ दीजिए, इतना हिंसक वातावरण, इतना माफिया भरा हुआ वातावरण पश्चिम बंगाल का, तब भी ये अराजक और एनार्किस्ट और ये प्रधानमंत्री तब भी उसको पाल रहे हैं। केजरीवाल को पाल रहे हैं, विजयन को पाल रहे हैं, एमके स्टालिन को पाल रहे हैं, गहलोत को पाल रहे हैं। यहाँ की जो सरकार शायद झारखंड की वो पता नहीं कैसा निकाल लेगी कि बाहर के लोग जो है न जमीन खरीद सकते हैं, बिल्कुल एनार्की, अराजकता। तो उस अराजक और कार्य प्रधानमंत्री के पास ही पहुंचिए उपाध्याय महोदय, वही कर सकें तो कर सके, वरना आप भूल जाइए इसको। बिला वजह ये तमगा मत लूटिए कि हमने इतनी याचिकाएं डाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जरूरत है ही नहीं। ये नीतीश कुमार वोट बटोरने के लिए किन घिनौने हथकंडों का सहारा लेता है, उसको भी देखिए क्या कर रहा है कि हमको जो है केंद्र में लाइए तो हम ओबीसी के लिए 52% और किस के लिए क्या प्रतिशत हम आरक्षण ला देंगे। अरे नीतीश कुमार महोदय, थोड़ा सा शर्म करिए, यह आरक्षण का देश नहीं है। आरक्षण जो है इस देश की विभीषिका है, सबसे बड़ा अभिशाप है। और आप जैसे भारत के समाज को तोड़ने वाले जो है इसके सहारे वोट बटोरने आए हैं। खैर कोई बात नहीं है, ये तभी तक आप बोल रहे हैं जब तक कि हमारे भारतीय भाई बहन, और विशेष करके हमारे बिहार के भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक नहीं होते, और वो एक हो रहे हैं। शायद आपको भी मालूम पड़ गया होगा। तो आपका ये जो हथकंडा है जो कि घिनौना जो है वो जातिवाद के आधार पर है, ये सफल नहीं होगा। हमारे बिहार के आदरणीय भारतीय भाई बहन कदापि इसको सफल नहीं होने देंगे। और ये तो अच्छा हुआ कि आपके मन में क्या ये मैल भरी हुई है, अब अपने देश के प्रति जो है वो वही जातिवादी ये प्रकट हो रही है। तो इसीलिए हमारे बिहार के आदरणीय भारतीय भाई बहन इस घोर जातिवादी को ये पहले से कह रहा था। ये कहता है कि जातिवाद एक हकीकत है, कहलवाता भी है। इसका कोई चमचा है वो कैसी त्यागी। अरे जातिवाद एक हकीकत है, सबसे बड़ा जहर है, ये हकीकत है। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता आधारित एकता को तो लाना ही है। ये बीच में जो समाज के जो दुश्मन है इनको भी पहचानिए, इन्हीं को तो धूल धूतरित करना है, इन्हीं को धूल चटाना है ईवीएम मशीन पर। तब इनके हरकतें, इनकी मंसूबे कि हम आरक्षण दे देंगे 52% ओबीसी को, फलाने को, ढेकाने को। आरक्षण जो है हमारे देश की सबसे बड़ी विभीषिका है, हमारी दक्षता को मारता है और हमारे समाज में भेद विभेद का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कारक है, और एकता का दुश्मन है, हर तरह से अभिशाप है उसके स्थान पर। और यही नहीं, अब तो हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, जिनको कि लोग शेड्यूल्ड कास्ट इत्यादि कहते हैं, लेकिन जो उपेक्षित भारतीय बहन वो भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आरक्षण जो है उनकी
उनके बच्चों के बौद्धिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। तो जैसा कि पहले भी बताया गया था कि आरक्षण को बिल्कुल समूल समाप्त करके व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो भी जरूरतमंद हमारे भारतीय भाई हैं, जो कि संसाधन के अभाव में जिनके बच्चों का भविष्य जो है वो बन नहीं पाता है, तो उनको जो है भरपूर आर्थिक सहायता दी जाए। उनको सीखने का, उनको ट्रेनिंग का, प्रूनिंग ग्रूमिंग का जो है पूरी व्यवस्था की जाए, यहाँ तक कि दिल्ली के स्तर से भी बेहतर, ताकि उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो निखर के आए। तो निखरी हुई प्रतिभा के आधार पर ही वो नौकरी हुआ और ओहदा हुआ या पोजीशन हुआ वो अख्तियार करें। इसके बल पर वो सामाजिक और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वो पाएं और अर्जित करें। ये रास्ता है उनको एक सुखमय और इज्जत के साथ जीवन देने का, आरक्षण नहीं है। और आरक्षण से तो कुछ तबका जो है जीवन भर फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव वो मार खाता है। इसका एडमिशन में आरक्षण, टेक्निकल एजुकेशन है, मान लीजिए इंजीनियरिंग या मेडिकल में, अच्छा उसमें अलग से एक अलग तरह का आरक्षण वो है, इस पर कोई बात करता ही नहीं। मोटी कैपिटेशन फीस, डोनेशन फीस, ये बहुत बड़ा उसका नाम आरक्षण नहीं है, लेकिन ये आरक्षण से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वहां भी अच्छा जो कैपिटेशन फीस और डोनेशन मोटे डोनेशन से बचा, तो फिर आरक्षण के आधार पर वो जो वंचित होते हैं हमारे बच्चे, और किसी तरह से मान लें उसमें एडमिशन हो गया, पास कर लिए, फिर नौकरियों में भी आरक्षण, प्रमोशन में हर एक प्रमोशन में, हर एक पदोन्नति में वो आरक्षण, पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव। यानी जो बच्चे पालना में होते हैं या झूले में झूलते हैं छोटे बच्चे, वहां से लेकर के कब्र तक उनको परेशान कर रहा है। तो हर तरह से यह अभिशाप है। तो भारतीय जनता दल को जब भी मौका आएगा तो पहले एक सच्चा सर्वेक्षण कि कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसे भारतीय भाई बहन हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनके बच्चे जो है आर्थिक संसाधन के अभाव में जिनका भविष्य जो है वो बन नहीं पा रहा है। तो ऐसे की पहचान एक शुद्ध और बिल्कुल सच्चा वो सर्वेक्षण वो करवाएगा और उनको देगा। और हाँ, एक बार सहायता मिलने के बाद फिर वो उस लेवल से ऊपर आ गए हो, फिर अब उनके बच्चों को कोई सहायता मिलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस प्रकार बहुत तेजी गति से हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, जिनको संसाधन चाहिए, इनकी संख्या जो है बहुत तेजी गति से घटती जाएगी और हमारे देश में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कुछ ही वर्षों में। लेकिन देखिए, आरक्षण जो है चल रहा है 52 से, और हनुमान जी की पूंछ की तरह जो है वो अनंत काल तक वो चलता रहेगा, जब तक ये ताकतें भारतीय समाज की बिखरने वाली ताकतें हैं। तो इनको विखंडन पैदा करना है, चाहे आरक्षण से जैसे भी है। तो जब तक ये सत्ता व्यवस्था में रहेंगी तो जो आरक्षण जो है से भला तो होगा नहीं, लेकिन इसको अनंत काल तक। और नीतीश कुमार जैसे लोग तो कहेंगे कि हम इसको 52% कर देंगे, वो कर देंगे। अरे धन्य मनाइए कि जनता अभी जागरूक नहीं हुई है, जागरूक हो रही है।
तो अब फिर आप किस स्थान को प्राप्त होंगे नीतीश महोदय, इसको आप सोच लीजिए। इतना इस तरह से समाज को बांटने वाला घिनौना विचार जो है, त्यागिए इसको। कुछ इस टाइप से जिन्होंने अपना यानी भारतीय जनता दल की लोकप्रियता से, यानी भारतीय जनता दल के विचारों की लोकप्रियता से, जो कि जनमानस में ये फैल रहा है, अभी तो जितना फैलना चाहिए अभी वो फैलना बाकी है, फैल रहा है। उसको देख करके कुछ पत्रकारों में जिन्होंने अपना ये मानसिक संतुलन खोल दिया है, तो इस तरह से वो बोलना शुरू किए हैं। हाँ, तो जिन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, जो पत्रकार, ये मतलब कि भारतीय जनता दल की जो भारतीय एकता का जो विचार है, ये जैसे जैसे लोकप्रिय हो रहा है, इसी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ पत्रकारों ने जो अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, उनके जरा जरा तर्क जरा सुनिए। वो कहते हैं कि ये जो यूट्यूब वाले सर जो है पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, फिर वही बात है कि महोदय, ये जो जीएनपीसी है, बीजेपी है, ये लोकतंत्र नहीं है, कम्युनिस्ट लोकतंत्र नहीं है। कम्युनिस्ट इस देश की भारत विरोधी और चीन के पैसे पर पलने वाली भारत विरोधी एक ताकत है, लोकतंत्र नहीं है। जीएनपीसी इस देश को लूटने वाली ताकत है और सबसे बड़ी गद्दार है। भारतीय जनता दल आपसे सवाल पूछता है कि ये जो राहुल गांधी है, उस देश का गद्दार है कि लोकतंत्र है। तो जितने भी देश के दुश्मनों को जिन्हें आप लोकतंत्र कर रहे हैं, और लोकतंत्र नहीं है, इस देश के लिए अभिशाप है और लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। और वो लोकतंत्र नहीं है। अरे गद्दार, वास्तव में हमारे देश के लोग समझे कि गद्दार है तो वो जरूर मांग करेंगे कि भाई इस गद्दार को देश के बाहर निकालो। तो जिसको देश में रहने का ही अधिकार नहीं है, उसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं। तो इन समूह का दिमाग जो है, जो इस तरह के पत्रकारों का दिमाग जो है, वो क्या कहते हैं कि वो इंडॉक्ट्रिनेटेड हो गया है, इंडॉक्ट्रिनेशन हो गया है कि देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को ये सब जो है वो लोकतंत्र कर रहे हैं। तो संक्षेप में बताने की आवश्यकता है कि ये लोकतंत्र नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र के अभिशाप है और लोकतंत्र के नाम पर एक बहुत बड़े धब्बा और कलंक है। तो कृपा करके जो है इनको लोकतंत्र कहना जो है पत्रकार लोग छोड़ दें, मीडिया लोग छोड़ दें। और इसीलिए तमाम मीडिया में कल अंजना ओम का शब्द देखिए कि हाँ भाई, कांग्रेस को भी मजबूत होना चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि अब तो कांग्रेस बिल्कुल मर चुकी। ये सारा कुतर्क छोड़िए। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस मर गई और कम्युनिस्ट मर गए, बिल्कुल गलत। कांग्रेस या उसके नेता जीएनपीसी जो है इस देश के शत्रु हैं, गद्दार हैं। और गद्दारों का स्थान कहाँ होना चाहिए, हमारे भारतीय भाई बहन ये समझ रहे हैं। ये देश, ये भारत विरोधी जो है, ये बीजेपी जो है, ये उसको जो है अब उसकी समझ में आए या ना आए, और समझदार तो होगी कि समझ में आएगी कि जीएनपीसी जैसे राहुल गांधी जैसे देश के दुश्मन को जो कि इस देश में रखी हुई है। कितनी बार भारतीय जनता दल ने कहा कि कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करिए,
कि कम से कम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का साइको टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करवा करके पैक करके इटली भेजिए। काफ़ी शांति आ जाएगी मोदी महोदय, काफ़ी शांति आ जाएगी। तो यदि आपको देश प्यारा है, अपनी भारतीय आवाम प्यारी है और उसका सुकून प्यारा है, तो इतना करके आप देखिए। और उस प्रकार जो से कन्हैया कुमार कम्युनिस्टों को भी पैक करके बीजिंग भेजिए, बहुत शांति आ जाएगी। लेकिन हम और भारतीय जनता दल किससे उम्मीद कर रहा है? जो सारे ये देश के दुश्मन को पाल रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो बात चली थी भाई कि ये सब लोकतंत्र है। लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र इनसे बहुत खतरे में है। ये लोकतंत्र को ग्रसे हुए है। लोकतंत्र के नाम पर बहुत बड़े धब्बा और कलंक है। ये बताइए, जो कहता है कि ये देश ही नहीं है, जो राहुल गांधी कहता है ये देश ही नहीं है, उसको बीजेपी वाले कहते हैं कि ये लोकतंत्र है। उसको टीवी चैनल वाले बोलेंगे ये लोकतंत्र है। तो थोड़ा सा दिमाग ठीक करने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि भारतीय जनता दल का इन सब कचरापंथी में समय और ऊर्जा लगाने का मन नहीं है, हमको अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हमारी व्यवस्था है कि बगैर इन सबों का इलाज किए, जो कि अपनी भारतीय आवाम को ही करना है, जो लक्ष्य है कि पूरे देश में भारतीय एकता लाने का, वह पूरा नहीं हो सकता। भारतीय जनता दल का तो प्रयास है, इच्छा है कि हमारे कश्मीर से लेकर के जो तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे कर्नाटक में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे उड़ीसा में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे पश्चिम बंगाल और आसाम में और पूरे उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं। सभी लोग भारतीयता के आधार पर जो भारतीय जनता दल का निवेदन है, कहा कि भाई हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। इस अमर वाणी को अपने हृदय में आत्मसात करिए कि हमारा वजूद सिर्फ है कि हम भारतीय हैं। और यही भावना जितने भी विकसित देश हैं, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका, उसमें यही भावना रहती है कि हमारा, यदि उनका देश अमेरिका है तो अपने को सिर्फ अमेरिकन मानते हैं, उसी पर गर्व करते हैं। अब ये बीमारी दूर करना होगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बिल्कुल इसको नष्ट में नाबूद करना होगा। और ये भी नहीं कहना होगा कि हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, कहने की जरूरत नहीं है। वो गर्व जो है मन में होना चाहिए। भारतीयता का भाव आपके अंदर होना चाहिए और आचरण व्यवहार अपने भारतीय भाई बहनों के साथ होना चाहिए। और जिस बात को भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि भारतीयता के व्यवहार में सबसे बड़ा जो आवश्यक, जो मैंने नेसेसरी जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो सम्मान देने का। और खास करके हमारे
हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिनको सम्मान की बहुत जरूरत है, जो ये गंध फैलाए हुए हैं, जो कुछ कट्टरवादी तत्व, और उन शब्दों को कहने में हमको बड़ी तकलीफ होती है, उन शब्दों के उच्चारण करने में हमको तकलीफ होती है। ये कट्टरवादी तत्व बोलते हैं, ये पंचत पुत्र हैं, बताइए, और कटुआ, पता नहीं, और ये जिहादी, इन शब्दों से ऐसे तत्वों को, उनकी कारगुजारियों को नष्ट में नाबूद करना होगा। और इसीलिए भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि उनको सम्मान देने की जरूरत है, बहुत सीधा साधा, कि वो हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन, अपने भारतीय भाई बहन, सिर्फ उनकी आस्था इस्लाम की है। जो मान लीजिए वो ईसाई पंथ को मानने वाले जो भारतीय भाई बहन है, वो भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। तो वो मैंने जो ईसाई पंथ को मानते हैं, सिर्फ फर्क यही है कि उनकी आस्था जो है, व्यक्तिगत आस्था है, वो ईसाई पंथ की है। इस प्रकार दूसरे भी हमारे जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। बात में, व्यवहार में, आचरण में, बर्ताव में जरा भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। सम्मान देना पड़ेगा हर, चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे समाज में हो, या कहीं भी हो, इसकी आवश्यकता है। अब जैसे वो जो बिहार के थे हमारे पासवान कहे जाने वाले भारतीय भाई, क्या कह रहे थे कि उन्हीं के नेता, बाकी तो शेष समाज तो जो करता है, जो जिस तरह से उनको सम्मान देने में जो अपेक्षा करता है, वो तो करता ही है। उन्हीं के नेता जो है उनको अलग थलग किए हुए। यही तो दुख है देश का। और उसी दुख की अनुभूति जो है, उसी दुख की अनुभूति भारतीय अवाम ताकत को हो रही है। और वही अनुभूति जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को वही अनुभूति कराना चाहता है। इतना मान के चलिए कि हमारा देश जो है विश्व में सबसे प्यारा मुल्क है। और हर तरह से तीनों जिस देश को तीनों ऋतुओं में मेहरबान हो, खनिज संपदा प्रचुर हो, जहाँ के लोग औसतन मेहनती हों, परिश्रमी हों, जहाँ के लोग औसतन बचत करने की, यानी सेविंग क्वालिटी जो है उनकी आदत हो, और टैलेंट, प्रतिभा, जीनियस में भी औसतन विश्व में सबसे ऊपर हूँ। लेकिन सारा कुछ जो है, यही जो बीमारी है, जो कि हम बटे हुए हैं, बिखराव, और वो बिखराव जो कि भारत के संविधान के लगने के बाद भी, हालांकि भारत के संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और बाबा साहब ने क्या बोला? बाबा साहब ने ये बोला कि हमारा संविधान जो है एक मेल्टिंग पॉट है। मतलब उसको ये आसान शब्दों में समझा जाए कि एक धातुओं को पिघलाने वाला एक बर्तन है, इसमें तरह तरह की जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, इसके आधार पर, भाषा के उसके आधार पर जो भी पहचान रही हो, सबको मिला करके, सब धातुओं को पिघला करके एक धातु बनाई गई, वो भारतीय नागरिक का। यही जो है वो बाबा साहब का संदेश है। लेकिन ये सब फिर उसको तोड़ करके, नहीं हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तुम जो है पासवान हो, तुम निषाद हो, इतने सब यानी घोर भारत विरोधी ताकतें। तो इनको ठीक से पहचानिए। और
और जब ये भारतीय वाम ताकत दल की एकता की मुहिम जो है, एकता का अभियान और भारतीयता आधारित एकता का विचार जनता में लोकप्रिय होना शुरू हो रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग उनकी घबराहट भी बढ़ जा रही है और उलूल जुलूल तर्कों के साथ हमेशा बोलता है हमारे समाज। अरे कितनी बार बोला गया कि यानी तुम्हारा समाज क्या है। अच्छा हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से तमाम इस तरह की टिप्पणियां हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत ही गलत कर रहा है और वो जो है यूट्यूब वाले सर की बात को समझने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि बार बार ये कहता है हमारा समाज। उसका कौन सा समाज है? समाज तो एक ही है, भारतीय समाज। ये टिप्पणी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से तमाम भारतीय भाई बहनों ने इस तरह की अपनी भावना को व्यक्त किया है और सवाल किया है इस असदुद्दीन ओवैसी से जो कह रहा है कि हमारा समाज। वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही समाज है, भारतीय समाज। और ये मूर्खराज जो है कह रहे हैं कि हमारा समाज। ये आदत छोड़ें, असदुद्दीन ओवैसी अपनी आदत छोड़ें कि हमारा समाज, यानी उसको काट करके एक टुकड़ा, भारतीय समाज को काट करके टुकड़ा को बोलते हैं हमारा समाज। ऐसे लोग तो अपने को धुरंधर कहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं हैं, इनके जोड़ीदार हैं वो ओम प्रकाश राजभर, वो भी एक जो छोटा सा टुकड़ा काट करके उसी पर अपनी स्वार्थ नीति, राजनीति और सत्ता तक पहुंचने वाली राजनीति। आपने देखा होगा ना, ये दोनों मिले थे शायद इसी चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा, कह रहे थे कि हर साल जो है वो मुख्यमंत्री बदले जाएं, उप मुख्यमंत्री बदले जाएं, पता नहीं कितने 70-72 वो जो है यानी उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और 50-60 जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सिर्फ सत्ता की बात। ये क्या हमारी आवाम को दे पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी और प्रकाश राजभर जैसे लोग? भारतीय वाम ताकत दल का ये विषय नहीं है इनके विषय में बात करना, लेकिन ये कितने हमारे समाज के लिए खतरनाक है ये पहचान कराना भी बहुत जरूरी है, पहचानना भी बहुत जरूरी है। इन तत्वों के रहते जो है भारतीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है, तो इस बाधा को दूर करना होगा। और विडंबना तो इस बात की है कि ये देश विरोधी ताकतें जो है, जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो जो हमारी जो पौराणिक हस्तियां हैं, जो या हमारे जो ईश्वरीय या आध्यात्मिक जो हस्तियां हैं या ईश्वरीय हस्तियां हैं, उनके साथ अपने को जोड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए इतना बड़ा गद्दार केजरीवाल जो कि समर्थन करता है उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का, जो कहता है, सरेआम कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतनी घोर गद्दार कन्हैया कुमार का साथ देने वाला ये घोर गद्दार केजरीवाल, और जिसके खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ संबंध भी जो है वो प्रकाश में आए हैं, और जिसने अपने सिपह सालार योगेंद्र यादव और जो है वो प्रशांत भूषण, जब ये दोनों आम आदमी पार्टी में थे, के द्वारा जो है कश्मीर पर भारत विरोधी वक्तव्य दिलवाया कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह करा जाना चाहिए, कि जिस चीज के लिए भारत जो है बराबर संघर्ष कर रहा है, वो गद्दारी करवाया इसने, इस घोर गद्दार केजरीवाल ने वक्तव्य दिलवाया कि जम्मू कश्मीर में
जन्म संग्रह करा जाना चाहिए। और ये केजरीवाल जो है नेहरू की गद्दारी से भी आगे बढ़ गया। जो गद्दारी जवाहरलाल नेहरू करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कि कुछ कारणों से वो अपने मुंह से बोल नहीं पाया। उस सीमा तक ये गद्दार केजरीवाल ने अब ये अपने भारत के साथ गद्दारी की। इन दोनों सिपहसालारों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के द्वारा ये कहलवाया कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। इतना बड़ा गद्दार देशद्रोही है केजरीवाल, कह रहा है कि हम जो है वो प्रभु कृष्ण के अवतार है। तो वैसा वक्त आया है भाई मोदी जी के अराजक और कायर शासन के दौरान कि देश के गद्दार अब कह रहे हैं कि वो जो है प्रभु कृष्ण के अवतार है। देख लीजिए क्या वक्त आया है। और वो वक्त जो है ये अराजक और कायर मोदी जी दे रहे हैं इनको, और कुछ नहीं। इसके पहले भी देखा गया था कि ये देश की दुश्मन, देश की गद्दार, इसको सोनिया गांधी को सब जो हमारी माता दुर्गा है उस रूप में पेश करते हैं। तो इसी तरह का जो अराजक और जो वातावरण चला है, तो हर देश के गद्दारों को मौका मिला है। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। अब देश को तोड़ने वाला कौन है? राहुल गांधी। अब जो है वो जो है भारत जोड़ो की यात्रा पर निकला है। लेकिन इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि भारतीय जनता दल तो कहेगा, लेकिन ये सार्थक तब होगा जबकि हमारी आवाम, खास करके केरल की, कर्नाटक की, इसको जो है काले झंडे दिखाए और इसको जो है वो हतोत्साहित करे, इसको आने दिखाए कि भाई तुम देश के तोड़ने वाले हो और देश को तोड़ने वाले हो, इसलिए ये नाटक बंद करो। तो हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन, और डरने का नहीं है, डरने का बिल्कुल नहीं है। वो लोग तो भला ये भी कहते हैं कि ये मोदी महोदय, बीजेपी वाले ही जो है राहुल गांधी से इस तरह का वो नाटक वो करवा रहे हैं। हो सकता है, हम यानी इसका कोई हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन इसकी आशंका है जिस तरह से मोदी महोदय सारे देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं, उनके पापों को ढक रहे हैं, तो इसकी भी आशंका से, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो राहुल गांधी को जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, केरल के, कर्नाटक के और इत्यादि सभी के, इसको ढंग से जो है काले झंडे, आईना और इसको बताएं कि भाई कि तुम देश को तोड़ने वाले हो, ये नाटक बंद करो। तो जब राहुल गांधी जैसे देश के तोड़ने वाले जो है इनके मंसूबे पस्त होंगे, इनके हौसले पस्त होंगे, तो औरों को भी सबक मिलेगा। केजरीवाल ने तो खैर जो है, जो हरियाणा से शुरू करने वाला था कि भारत एकता का कोई पैदल यात्रा करने वाला था, उसने तो छोड़ दिया, उसकी हिम्मत टूट गई। उसी प्रकार इसको भी हमारी जो आदरणीय भारतीय आवाम है, जिनका कभी बताया गया कि केरल और कर्नाटक की इत्यादि की, इसको माकूल रूप में, उचित रूप में काले झंडे, आईना दिखाए और स्पष्ट रूप से वो नारा लगाते हुए कि तुम देश के तोड़ने वाले हो, ये भारत जोड़ो का नाटक बंद करो। अब बीजेपी का देखिए, इसका भारत विरोधी है
कि बीजेपी कभी भी इस राहुल गांधी को भारत को तोड़ने वाला नहीं कहती है। बीजेपी ये भी नहीं कहती है कि अरे भाई जो पार्टी इस देश को बांट दिया हो। अब देखिए जब भी देश विभाजन की बात आती है, यानी कितना बड़ा धोखा इन सब ने किया, मैंने इन कांग्रेसी और बीएनपीसी वालों ने, यानी सत्ता हथियाने के लिए देश बांट दिया। और देश ही नहीं बांटा, हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान भी ले ली और हमारे 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर भी उजड़वाए। इतनी बड़ी तबाही के मंजर पर सत्ता हथियाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। उसको इन सब ने नाम क्या दिया कि आजादी है हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए। कितने बड़े ये साजिश करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके लोग जो है अब उनके मुंह से ये निकल रहा है भारत जोड़ो। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम का बिल्कुल फर्ज बनता है इसको माकूल जवाब मिले, इसको आईना दिखाया जाए। और यही मौका है कि इस गद्दार और देश को तोड़ने वाले राहुल गांधी को आईना दिखाया जाए। देश के दुश्मनों को आईना दिखाना जरूरी है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, जब तक आप माकूल जवाब नहीं देंगे इनका तांडव बंद नहीं होगा। तो ये एपिसोड चूंकि लंबा ना होने पाए, कल हम कल या बाद वाले एपिसोड में ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष में खास करके जब वो भारत छोड़े और भारत से बाहर निकालने में और उनको आर्थिक मदद देने में, मतलब उनको आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में आर्थिक मदद देने में करीब 90 से लेकर 95% हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का है। सवाल इस बात का है कि यदि हमारे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनके देशभक्ति वाला योगदान और उनकी कृतियां देश के सामने होती तो हमारे देश में सिर्फ देशभक्ति का ही भाव नहीं आता। जिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने उनका साथ दिया और उनके भी जो देशभक्ति के जो योगदान रहे हैं, जो उनकी कृतियां रही हैं, उससे हमारे देश में कितनी बड़ी एकता आती। जरा कल्पना करिए ना कि महज जो है जिसमें लाल किले में वो आईएनए का ट्रायल चल रहा था, यानी आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा सब चला रहे थे अंग्रेज, तो उसमें तीन जो है सेना उपाध्यक्ष थे। आजाद हिंद फौज के 3 सेना उपाध्यक्ष थे, मतलब 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे। और तीनों जो है, एक जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, और एक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, और एक जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से। जब इन तीनों पर मुकदमे चल रहे थे तो इनके खिलाफ जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख के बीच में पूरी एकता की लहर दौड़ गई। इसी का तो हवाला देकर के कांग्रेस की जो कद्दावर नेता अरुणा आसिफ अली ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को ये कहा कि इस समय पूरी देश में एकता की लहर है, क्यों नहीं इस एकता का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आंदोलन करें भारत के ऊपर जो विभाजन का खतरा है उसको टालने के लिए। लेकिन यह यानी दो बार इन्होंने पत्र लिखा
तो जब पहली बार इन्हें जब वो अरुणा आसिफ अली ने जो पत्र लिखा इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, लेकिन इसके मन में तो कुछ और था ना। इसके मन में था ये नेहरू को सत्ता में बिठाने का। अच्छा, इस संदर्भ में एक तथ्य और बता रहे हैं। वो जो गद्दार पुष्पन कुलश्रेष्ठ है ना, उसको किसी यूट्यूब में कहते हुए सुना कि मोहनदास करमचंद गांधी ने जो नेहरू को सत्ता में बिठाया वो अंग्रेजों के कहने पर। तो ये तो बराबर कहा जा रहा है कि भाई ये अंग्रेजों का मुखबिर और दलाल था। ये जिस बात को गद्दार पुष्पन कुलश्रेष्ठ यानी बड़े बड़े मूल्यमेदार शब्दों में कह रहा था कि ये अंग्रेजों के दबाव में, और जिन शब्दों का उच्चारण, जिन शब्दों से उसको नवाजना चाहिए इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, जिसको कि वो गद्दार पुष्पन कुलश्रेष्ठ जो है नहीं कह रहा था या नहीं कह पा रहा था, जो कि पूरी पात्रता रखता है कि ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों से बिल्कुल मिला हुआ था, उसका मुखबिर दलाल था। अब इस तरह का कोई तर्क है कि वो अंग्रेजों के दबाव में जो है वो नेहरू को ही जो है वो प्रधानमंत्री वो बनवाना चाह रहा था। तो चाहे अंग्रेजों के दबाव में, चाहे खुद का इसका वो इनिशिएटिव हो, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के हाथों में जो सत्ता सौंपी, वह देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और उसकी जड़ में कौन है? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो बात चल रही थी कि जिसमें लाल किले में जो है ये आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चला जा रहा था। हालांकि एक झूठी सहानुभूति के लिए आजाद हिंद फौज की ओर कुछ माने नाटक ही सही, ये नेहरू वगैरह सब खड़ा हुए थे, लेकिन सब दिखावा। हमारे सुभाष चंद्र बोस को रास्ते से हटाने की साजिश ये करने वाला जो है दिखावटी रूप में जो है वो आजाद हिंद फौज की ओर से कुछ वकालत वगैरह किया था। तो ऐसा तो अक्सर होता है। उसके इस नाटक को हमारे भारतीय भाई बहन वो अच्छी तरह से वो जान जाएंगे। तो बात हो रही थी कि देश में एकता आ गई थी जब आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चला जा रहा था, और खास करके हमारे जो 3 आजाद हिंद फौज के 3 सेना उपाध्यक्ष या लेफ्टिनेंट जनरल थे। हमारे एक थे सहगल साहब जो कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। हमारे वो डिलन साहब जो कि हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। तो इन पर जब मुकदमे की बात आई तो पूरा देश जो है वो उठ खड़ा हुआ, उसमें एकता की लहर उसमें दौड़ रही थी। तो कांग्रेस की जो कद्दावर नेता अरुणा आसिफ अली का ये कहना था कि भाई जब एकता है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल भारत विभाजन के खतरे को टालने में इसका इस्तेमाल किया जाए। और इसी संबंध में उन्होंने पत्र लिखा इस गांधी को। और कौन गांधी? जिसके मन में मंसूबा तो था देश को बांटने का। तो किस तरह से वो कुतर्क दिया उसने कि तो पहला उसने कुतर्क रचा कि यह कोई हिंदू और मुस्लिम में एकता नहीं है, या तो हिंदू मुसलमान जो है दीवारों पर वो हाथ मिला रहे हैं। उसने अंग्रेजी में ये लिखा, दिस इज नॉट एन यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। फिर इसके जवाब में वो श्रीमती अरुणा आसिफ अली ने फिर लिखा कि कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है कि हिंदू और मुसलमान वो दीवारों पर या बैरिकेड पर हाथ मिला रहे हैं, लेकिन इन दोनों में एकता यहीं से शुरू होती है। ये भी बात उन्होंने कहा।
और इसके बाद फिर वो जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि उसके मन में था देश को बांटना। यही बात तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएं कि इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। उसी को छिपाने की साजिश जो है ये जेएनपीसी वाले कर रहे हैं, और उसी छिपाने की साजिश में ये बीजेपी वाले भी शामिल हैं। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, आपका तो हथियार संबल क्या है? भारतीयता। भारतीयता के आधार पर एक होइए और इन सारी ताकतों की ईवीएम मशीन पर नष्ट में नाबूद करिए। देखिए सारी बातें, सारी गांठें जो है अब अपने आप खुल जाएंगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।